किसका होगा राज तिलक में? आज फैसले का दिन है, आपका फैसला आपके सामने। आज तक जब तक नतीजे नहीं आते, नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं आज तक पर। पूरा पैनल हमारे साथ है, रोहित और चित्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आपको बता दें, कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत करीब है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 500, 1000, 2000 का फासला है, और यही सीटें बाजी अभी भी पलट सकती हैं। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 122 सीटों के साथ एनडीए की बन रही है सरकार। 114 पर लेकिन आरजेडी भी पहुंच गया है। उधर बीजेपी 72 पर है, 72, तो वहीं 76 पर आरजेडी बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच जो अंतर है वो हम आपको बता दें, कितनी सीटों पर? 3 सीटों पर वोटों का अंतर 200 से भी कम है। 3 सीटें, आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे, पल पल तस्वीर बन रही है। 500 का अंतर 6 सीटों पर, 1000, 500, 2000, इतने फासले पर अभी कई सीट अटके हुए हैं और इसीलिए बाजी पलटने की सूरत बनी हुई है लगातार। आपको ये भी हम बता दें कि कुल मिलाकर जो तस्वीर है उसमें अभी एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन टच एंड गो सिचुएशन है। 122 चाहिए थे, आरोप प्रत्यारोप भी इस बीच शुरू हो गया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने यह आरोप लगा दिया है कि उनके जीतने वाले प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट मिलने में देरी आखिर क्यों हो रही है। यानी एक बार फिर साजिश की कुछ थ्योरी शाम होते होते सामने आ रही है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया है मामला, क्योंकि अभी तक नतीजे साफ नहीं हुए हैं। आरजेडी का बड़ा आरोप, जिसमें मनोज झा ने यह कहा है कि उनके जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट देने में देरी की जा रही है। यानी एक बार फिर से चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता हुआ आपको विपक्ष या फिर आरजेडी कह लीजिए सीधा दिखाई दे रहा है। इसी बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस एक घंटे नहीं, अब तो हम लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पर बने हुए हैं। जब तक नतीजे नहीं आते हम बने रहेंगे आपके साथ। तो आरजेडी का बड़ा आरोप इस समय ये कहते हुए कि हमारे जो उम्मीदवार जीत गए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें, लगातार हर थोड़ी देर के बाद मनोज झा मीडिया के सामने आके बात करते रहे हैं। बार बार उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव कहां है, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आया हूं ना। और साथ ही साथ वो ये भी लगातार कहते रहे हर बार कि हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। प्रभु चावला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ आ गए एक्सेस माई इंडिया के। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के नेता बार बार चुगल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता जी आपको काफी मिस कर रहे थे, तो अब आप आए हैं तो उनके सवालों का सामना करेंगे। लेकिन प्रभु जी जल्दी से एक कमेंट, ये जो आरजेडी की तरफ से बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद मीडिया से बात और एक ना एक इस तरीके का बयान, ये आपको क्या लगता है दबाव बनाने की एक टैक्टिक्स है? क्योंकि इस समय की जो परिस्थिति है, हम लोगों ने सुबह से इतनी गणना हो चुकी है, 3.5 करोड़ लगभग वोट गिनने जा चुके हैं। कितने कैंडिडेट जीते, ऑफिशियली कोई तो जीता होगा, उनकी फिगर कोई हमारे को दिखाई नहीं दे रही अभी तक। आपने खबर आपको ऐसा दिखानी चाहिए कितने लोग किस पार्टी के जीत चुके हो। 25 चुनाव से अनाउंस हुए होंगे, 50 हुए होंगे। अगर उनमें से किसी का अनाउंसमेंट आप नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो काउंटिंग जहां पर पूरी हो चुकी है, या ये मान करके चलें 243 सीटों में एक सीट पर भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई। 44 सीटों पर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ये जीती जा चुकी हैं, जिसमें 15 बीजेपी के खाते में है, 12 आरजेडी के खाते में है, 7 जेडीयू के खाते में है, 3 कांग्रेस के खाते में है, 1 सीपीआई के खाते में है, 1 सीपीआई एम के खाते में है, 2 सीपीआई एमएल के खाते में है और 2 विकासशील इंसाफ पार्टी के खाते में। 44 सीटों पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने नतीजा घोषित कर दिया। लगभग 45 सीटों में चुनाव अभी घोषित हुआ है। इसके अलावा 198 सीटों पर चुनाव अभी भी बाकी है, काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो उनका आरोप लगाना कि जहां काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, कितनी जगह कंप्लीट हो गई है, हमारे पास फिगर नहीं है। क्योंकि अगर इसका मतलब यह है कि 198 सीट पर काउंटिंग नहीं हुई है और जहां हो गई है वहां पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, तो उसमें दम लगता है कि क्या कारण है। हो सकता है 5 वोट का फर्क हो, 10 वोट का फर्क हो। जहां मजिस्ट्रेट को यह अथॉरिटी है कि 100 से कम सीटों का, अगर कहीं पर 100 से कम वोटों का कोई गैप हो तो उसमें रिकाउंट की बात हो सकती है। पर हम तक खबर पर ये चुनावी लगते रहते हैं लोग, जो हार रहा होता है या जीत रहा होता है, हर तरह का एक्सक्यूज बनाना शुरू करता है। मनोज झा ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट किया था सर, उस पर टिप्पणी लूंगी। चित्रा जाकर आपको तस्वीरें दिखाएंगी। चित्रा, मनोज झा ने यह भी कहा था कुछ देर पहले कि जितने लड्डू वो मंगवा रहे हैं वो सब उनको आरजेडी के दफ्तर में भेजने होंगे। तो मनोज झा अपने तरीके से पूरे मामले को अलग अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। चित्रा, लगातार वो सुबह से आके मीडिया कैमरों के सामने पक्ष भी रख रहे हैं आरजेडी का, और यकीनन जिस तरह के एग्जिट पोल थे, नतीजे वैसे नहीं है आरजेडी के लिए, तो इस वजह से बार बार सामने आकर वो इस बात को जताते हुए और आखिरी वक्त तक अपने कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को डटे रहने की बात करते हुए मनोज झा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं जरा ऊपर विधानसभा की इस छत के ऊपर। आपको बता दें, बिहार विधानसभा को वैसे 100 साल हो चुके हैं। 1912
में। आपको बता दें 1920 में ये बिल्डिंग बनी थी और इसी 2020 में फिर इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया था। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि मामला अभी भी फंसा हुआ है। देखिए 122 पर एनडीए है, 114 पर यहाँ पर महागठबंधन है, लेकिन आगे पीछे अभी भी काफी ज्यादा हो रही हैं ये दोनों ही पार्टियां। इसी वजह से आखिरी वक्त तक कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल फाइट जिस तरह की देखी जा रही है उसने इसको रोचक बना दिया है पॉलिटिकल पंडितों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। अब हम आपको एक एक करके दिखाने जा रहे हैं कि क्षेत्रवार तरीके से पूरे बिहार में स्थिति क्या बन रही है। ये भोजपुर का इलाका, उत्तर प्रदेश को छूता हुआ ये इलाका, खासतौर से वाराणसी को आपको ये बताते चले अपर कास्ट वोटर की तादाद यहाँ पर ज्यादा है। भोजपुर सीट में महागठबंधन 38 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए। और आपको बता दें कि जब हमने एग्जिट पोल दिखाया था तो तकरीबन ऐसी ही तस्वीर हमने भोजपुर की दिखाई थी। एनडीए 10, महागठबंधन 38। यहाँ पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ 38 सीटों के साथ अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई ये भोजपुर का इलाका। दूसरी तरफ चंपारण की 18 सीटों की बात करें, एनडीए को 14, महागठबंधन को 4, एलजेपी और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। चंपारण ऊपर की तरफ है, नेपाल से सटती हुई इसकी सीमा है। चंपारण की 18 सीटें हैं जिसमें एनडीए को सीधा सीधा फायदा और महागठबंधन सिर्फ 4 सीटों पर ही आकर ठहर जाता है। कोसी की 31 सीटों की बात करें, आखिरी दौर के मतदान के दिन आपको कोसी की कई सीटों पर वोटिंग हुई थी और यहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कोसी की 31 में से एनडीए 17 पर, महागठबंधन 14 पर। कोसी की 31 सीटें जिनमें से एनडीए 17 पर, महागठबंधन 14 पर अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चले, ये पूरा का पूरा आंकड़ा है जो अभी तक का है, इस पर हम आएंगे। लेकिन मिथिलांचल कुल 60 सीटें हैं। मिथिलांचल में माता सीता के प्रभाव वाले ये पूरा का पूरा इलाका मांस मछली और पान के लिए, ये अपने आप में मांस मछली पान के लिए काफी ज्यादा मशहूर। एनडीए यहाँ पर अच्छा करती हुई, शानदार प्रदर्शन करती हुई एनडीए 42 सीटों के साथ मिथिलांचल के इलाके में, हालांकि यहाँ पर एनडीए का प्रभाव भी था, जबकि महागठबंधन 18 सीटों के साथ एलजेपी का खाता भी नहीं खुला है। अन्य के खाते में मिथिलांचल की जनता ने एक भी सीट नहीं दी है अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो मिथिलांचल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा यहाँ पर एनडीए की टीम को होता हुआ, और मिथिलांचल ब्राह्मण बहुल इलाका है, अपर कास्ट की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ एनडीए के खाते में सीधे सीधे 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन बहुत ज्यादा पीछे रह जा रहा है और इस वजह से यहाँ पर मुकाबले में सीधे सीधे साफ तौर पर एनडीए ही नजर आता है। पाटलिपुत्र की बात करें, कुल 61 सीटें हैं। पाटलिपुत्र और मगध को हम मिला लें तो कुल 61 सीटें हैं। इनमें से एनडीए को 27, महागठबंधन को 33, यानी कि पाटलिपुत्र में महागठबंधन एनडीए के ऊपर हावी है। 33 सीटों के साथ एनडीए को 27 सीटें, अन्य के खाते में पाटलिपुत्र में 1 सीट जाती हुई। सीमांचल का इलाका अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए हैं, दूसरी तरफ वो सीधे सीधे इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में नुकसान पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को। आपको बताते चले कुल 24 महत्वपूर्ण सीटें सीमांचल के इलाके की रही थी, जिनमें से एनडीए को 12 सीटें जारी हैं, महागठबंधन को 7 सीटें जारी हैं और जीडीएसएस को 5 सीटें। ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं इस इलाके में। ये सीमांचल का इलाका है, यहीं पर किशनगंज आता है और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को छूता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका, जहां पर आप देखिए एनडीए को फायदा हो रहा है और इस पार्टी के उतर जाने की वजह से महागठबंधन को सीधा सीधा नुकसान, वो भी तब जब यहां पर कई ऐसी सीटें हैं जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर सीधे सीधे महागठबंधन को नुकसान पहुंचाता हुआ जीडीएसएस दिखाई दे रहा है 5 सीटों के साथ, महागठबंधन 7 सीटों के साथ और एनडीए के खाते में 12 सीटें। यानी कि सीमांचल जहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही होंगी, वहां पर एनडीए अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बिल्कुल बीच में चलते हैं। 243 के अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, हालांकि सुबह से ही जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, बाद में फिर एनडीए एक बार ऐसा हुआ जब 135 तक पहुंच गया और फिर लग रहा था कि अब तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन फिर मामला फंस जाता है। देखिए, सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 चाहिए, एनडीए बिल्कुल आकर उसी पर रुक गया है, 122 पर इसकी सुई यहां पर अटक गई है। महागठबंधन 114 सीटों के साथ है, एलजेपी को कोई सीटें नहीं मिली हैं। अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात है, एलजेपी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग पासवान के अपने दावे थे, लेकिन कहीं उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचाया है एनडीए में, खासतौर से जेडीयू को, लेकिन अपना भला नहीं कर पाए हैं चिराग पासवान। और एलजेपी जिसने 2 सीटें 2015 में जीती थी और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण
एनडीए का हिस्सा रहते हुए 2019 में जिस पार्टी ने 100% का शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 7 लोकसभा की सीटें जीत ली हों, उस एलजेपी का विधानसभा में खाता भी नहीं खुलना अपने आप में बताता है कि चिराग पासवान को बहुत ज्यादा सोचे जाने की जरूरत है कि वो अपनी पार्टी को और खुद को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खासतौर से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव की वजह से ये 7 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एनडीए 122 यानी कि 122 का जो आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए वहां पर जाकर टिका हुआ है, महागठबंधन 114 पर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी मुकाबला कांटे का चल रहा है, यानी कि वहां पर बीतते समय के साथ स्थिति बदल सकती है। और अगर यहाँ पर एनडीए नीचे आता है, महागठबंधन थोड़ा सा भी 1-2 सीटें ऊपर जाएगा तो फिर पेच फंस जाएगा। और अगर पेच फंस गया तो ये अन्य जो है 7 आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक बीएसपी है, एक निर्दलीय है और 5 ओवैसी की पार्टी है, फिर इन लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये जो 7 अन्य है वो किसको सपोर्ट करके सरकार बनवाएंगे, इन्हीं के ऊपर, यानी कि सरकार की चाबी इन अन्य के हाथ में आ जाएगी। अगर इसमें तब्दीली किसी भी तरह की होती है, एनडीए नीचे आता है, महागठबंधन की सीटें बढ़ती है, तो और यहाँ देखिए एनडीए फिलहाल ये थोड़ा सा और तब्दील हो गया, एनडीए 123, महागठबंधन 113। महागठबंधन जो अभी 114 पर था, एक और सीटें यहाँ पर एनडीए के पास जाती हुई और महागठबंधन 113। तो कुल मिलाकर अंजना तस्वीर बेहद दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि पल पल बदलते आंकड़ों के साथ अभी भी तस्वीर बदल गई है। और 123 पर एनडीए, महागठबंधन 113 पर, लेकिन ये अन्य इन्होंने मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। अंजना बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय मयूख भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू से जैसे ही लोग जुड़ते हैं हम आपको सीधे लिए चलेंगे। संजय मयूख जी, सुबह होते होते तो लगा था कि मामला फिसल गया, लेकिन वापस अब आपकी पकड़ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आरजेडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कहलाएगी सर, उस पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने अपने आप को और एक नेता के रूप में एस्टैब्लिश किया है। लेकिन हाँ, अभी 123 के साथ आप लोग आगे हैं। अंजना जी, जनशक्ति पे भरोसा है, बिहार की जनशक्ति पर भरोसा है। और प्रारंभ से ही, सुबह से ही हम कहते रहे हैं कि हम पूरी शालीनता के साथ जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मनोज झा जी हो या राहुल गांधी जी, ये बिहार में एक कहावत है, आप तो बिहार की रहने वाली हैं, बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू थू। तो ऐसा न करे बिहार की जनता के साथ, जो मीठा परिणाम आवे उसे स्वीकार करें। पहले राहुल गांधी जी कह रहे थे मोदी वीएम, कल देखा हमने कि कोई 2 बड़े नेता बिहार की धरती पर लैंड कर गए, बिहार को अपराध की भूमि बना दिया कि यहाँ किडनैप होता है, तो किडनैप जंगल राज में होता था, रही बात छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरह से किया गया, अब हम केवल सवाल करना चाहते थे। सुबह से हम सवाल कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से, कि मोदी वीएम है कि नहीं, कि ईवीएम है, कौन सा वीएम है। और नंबर 2, मैं मनोज झा जी को बता दूं, अभी 8:10 हो रहा है। प्रातः में उन्होंने कहा था 8 बजने दीजिए, परिणाम आ जाएगा, लेकिन 8 बज चुके हैं। अब आप पर 12 भी बजेंगे, माननीय मनोज जी पर 12 भी बजेंगे। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं, बिहार की जनता ने जिस प्रकार से भरोसा किया है एनडीए पर, जिस तरह से विकास की योजनाओं पर भरोसा किया, अंजना जी मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, जिस तरह से भरोसा किया है, हम आपको भी भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलती है। हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क पे चलती है। और एक बात जान लीजिए, जिस तरह के मिथ्या आरोप आप हम पर लगा रहे हैं, एक बात के लिए निश्चिंत रहिए, जो जीता है उसको निर्वाचन आयोग सर्टिफिकेट देगा। ये आपकी फितरत है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि हम हारने के बाद भी हार को स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं। आप पचा नहीं पाते हैं, लेकिन संजय बाबू युवराज के साथ हैं, एक जानकारी तो आप तक आ गई होगी ना, के साथ हैं। उन युवराजों की नियति में हार है ही नहीं। लेकिन संजय जी, एक जानकारी तो आप तक आ गई होगी, हमारा कार्यकर्ता शालीनता के साथ हर कुछ स्वीकार करता है। थोड़ा समय बीतने दीजिए, लेकिन इतना जरूर याद करा दीजिएगा कि 8 बज चुके हैं। ठीक है संजय जी, लेकिन एक जानकारी तो आप तक आ गई होगी ना कि अब तक 59 सीटों का नतीजा घोषित किया है चुनाव आयोग ने, जिसमें बता दिया है रिजल्ट कि ये है।
उसमें 18 सीटों पर आरजेडी जीती है जानकारी से और 16 सीटों पर बीजेपी जीती है। कंट्रोल रूम ये चुनाव आयोग की वेबसाइट कह रही है। आपके कंट्रोल रूम में हो सकता है ज्यादा हो। आपका है नहीं रोहित जी, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, हमको भी जानकारी है। थोड़ा परिणाम का इंतजार करिए, हमको लगता है सुखद परिणाम आएगा। शाम होते होते तो इतने आक्रामक हो गए हैं आप, एकदम कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं पूरे सुर ताल लय में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए सुनिए के साथ कह रहे हैं। अरे संजय जी देखिए, ऐसा है कि आप मनोज झा जी का गुस्सा यहाँ मत निकालिए। अब लड्डू मिठाई सब बांट रहे, खा रहे हैं, तीनों दफ्तरों की तस्वीरें हो रही है, हर जगह ढोल नगाड़ा उसी जोश में बज रहा है। लड्डू खिलाएंगे, हाँ, हम वो कह रहे भी लड्डू खिलाएंगे, जरूर खिलाइएगा। और यही राजनीति में होना भी चाहिए। कभी भी मुंह की मिठास खत्म नहीं होनी चाहिए, उसके लिए गुंजाइश रहनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उस पर हम बात कर रहे हैं, इसीलिए अब जल्दी से पुनिया साहब का रुख करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे कमेंट लेंगे। पुनिया साहब 20 पर और प्रभु चावला जी और जितने एक्सपर्ट्स हैं लगातार यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रहती, थोड़ी सी भी बेहतर आप लोग करते, जो 70 सीटें आपको मिली थी, तो शायद महागठबंधन का बेड़ा पार हो जाता। चिंता की बात नहीं, गठबंधन का बेड़ा पार होगा, क्योंकि अभी पल पल जो ये तस्वीर बदल रही है और एक बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। और विशेष रूप से इसलिए कि जितने भी जो चुनाव अभी बाकी हैं उसमें थोड़े थोड़े किसी कहीं 500 के अंतर से है, कोई 1000 के अंतर से है, कोई 2000 के अंतर से है। तो वो तो एक ही किसी राउंड में जो लगभग 10-12 राउंड अभी बाकी हैं, तो उसमें स्थिति बहुत परिवर्तन हो सकती है। जहां तक 20 सीटों का सवाल है, तो ये एक लोकल कंस्टिट्यूएंसी वाइज परिस्थिति पर निर्भर करता है, नहीं हुआ। लेकिन अगर अब कांग्रेस का सवाल पूछते हैं तो आप 113 जेडीयू को सीटें मिली थी, उसमें जीते कितने? 40। उनके ऊपर तो सवाल नहीं उठाया। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, वो जेडीयू के प्रवक्ता से पूछेंगे ना, जेडीयू पर आपसे थोड़ी सवाल करेंगे सर। जिससे या जेडीयू पर तो दिन भर सवाल खड़ा हो रहा है, जेडीयू का सवाल उनसे पूछेंगे ना। हाँ। नहीं, सभी बात पूरी कंपोजिट एक डिस्कशन है, तो उसमें बात तो सभी की होगी। और जो जिस प्रकार जो जबरदस्त तरीके से रिस्पांस था पब्लिक का, पुनिया जी आप इसमें खुश है क्या? हमारे 27 से 20 हो गए, कोई बात नहीं, उनके तो 40 बचे ना। आप इसी में खुश है क्या? जी नहीं, हम खुश की बात नहीं है। हम खुश तो तब होंगे जब महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और जो ये जो चल रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, वो इस दौर पर पहुंचेगी। और मैं समझता हूं कि पहुंचेगी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो नौजवान उमड़ के आते थे तेजस्वी यादव की मीटिंगों में, राहुल गांधी जी की मीटिंग में, वो वोट भी डाले होंगे। हम ये जानते हैं, हमको ये बात का एहसास है कि जातीय समीकरण के हिसाब से एनडीए भारी पड़ती है। लेकिन इस चुनाव में हमने ये देखा है कि जातीय समीकरण को छोड़कर जो जाति को तोड़ते हुए जो युवा भारी तादाद में आकर आपको वोट करते, तो कांग्रेस पार्टी ये 20 सीटों पर क्यों अटक जाती, पुनिया साहब? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, मतलब बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जितने भी बड़े हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां पर आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? आपको पता है 1995 में सबसे ज्यादा 29 सीटें आपने जीती थी, पिछली बार आपकी 27 थी। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस लगातार डावाडोल बीच में भी होती रही और इस बार भी वैसी ही नजर आ रही है। तो मतलब आरजेडी ने तो अपना ठीक परफॉर्म किया, लेकिन आपने सिर्फ 70 पर जीतकर 20 पर लाकर सुई अटका दी। कई सीटें ऐसी, मैडम, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर थोड़े थोड़े वोटों से नीचे कम है और अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। वो 20 का आंकड़ा आगे बढ़ेगा। हमने कंस्टिट्यूएंसी वाइज इसका एनालिसिस कराया है, तो उसके हिसाब से हमारा 20 से ज्यादा आंकड़ा बढ़ेगा। तो प्रभु जी, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछेगा। आप लोग प्लीज जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ प्रदीप जी भी यहाँ पर मौजूद है, एक्सिस माई इंडिया के। मुझे लगता है कि कई दर्शक प्रदीप गुप्ता जी आज क्या कहते हैं उस पर जरूर बात करना चाहेंगे। सुबह से ढूंढ रहे हैं आपको सर, प्रदीप जी। कई लोग तो फोन कर चुके मुझे कि गुप्ता जी कहाँ हैं, तो हमने कहा कि ठीक उस समय पे बुलाएंगे जब नतीजा सामने होगा। तो गुप्ता जी आ चुके हैं, उनसे बात भी होगी अभी।
लेकिन संगीत जी आप पूछ लीजिए पूनिया जी से क्या पूछ रहे हैं। पूनिया जी, पिछले 8 घंटे से कांग्रेस पार्टी 20 पर टिकी हुई है। अब पता नहीं आपके पास कहां से सूचना है, कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि 3,60,000 वोटों की गिनती के बावजूद कांग्रेस पार्टी 20 पे टिकी हुई है। अब 70 लाख सीटें, 70 लाख वोट और काउंट किए जाने हैं, उसमें कांग्रेस की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या आधार है आपका? रागी जी, कांग्रेस पार्टी की चिंता से ग्रस्त रहते हैं। अभी काउंटिंग खत्म तो नहीं हुई, अभी काउंटिंग खत्म तो नहीं हुई। नहीं, लेकिन आप वहीं टिके हुए हैं 8 घंटे से। 8 घंटे में आप न ऊपर जा रहे हैं, नीचे तो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा रहे हैं। परिवर्तन संभव है। मैंने आपको ये तस्वीरें आपको, ठीक है, एक सेकंड सर, आपको तो फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए जरा। ये आपको हैदराबाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये घर है, जिसको उस इलाके में व्हाइट हाउस के तौर पर भी देखा जाता है। एक थोड़े से पहाड़ी पर जाकर उनका घर है। आतिशबाजी की तस्वीरें आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर से, और वहां पर जबरदस्त जश्न मनता हुआ दिख रहा है। 5 सीटों पर आगे बताया जा रहा है फिलहाल वो है। और इसी के साथ एक ऐसा, अभी तक जितनी जानकारी आई है उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सीमांचल में जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। 4 सीटें आगे है, 4 सीटों पर आगे है, 4 से 5 सीटों पर जैसे क्लैरिटी आएगी। एक सीट जीत चुके हैं, 4 पर आगे। 1 सीट जीते हैं और 4 पर आगे हैं। फिलहाल ये तस्वीर है और इसीलिए जश्न वहां पर दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि वो समझता हमको हम किंग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से देखकर किंग मेकर वो हो या नहीं हो सर, लेकिन अगर फंसता है तो। लेकिन महागठबंधन को उन्होंने इन सीटों पर जरूर नुकसान पहुंचाया है प्रभु जी, और वो मुझे लगता है आरजेडी की सारिका पासवान है, उसका जवाब उनसे ले लेते हैं। जश्न की तस्वीरें बिहार वाली हैदराबाद तक पहुंच गई है। सारिका पासवान जी, ये अगर उनकी जीत है तो महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक जबरदस्त चोट है। सीमांचल में आप लोग काफी आश्वस्त थे मिस पासवान। नहीं अंजना जी, राजनीति के पिच पर ऐसे खेल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो अभी बिहार में जिस तरह से उतार फिर चढ़ाव फिर उतार जो देखने को मिल रहा है, ये बड़ा ही रोमांचकारी है। इसमें तो मुझे नहीं लगता है किसी को 2 राय होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। अगर हम इंडिविजुअली अगर स्ट्राइक रेट देखें अगर अंजना जी, तो अभी भी जो आरजेडी है वो बीजेपी से आगे है, और इसलिए हम अभी भी आश्वस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं जब तक कि एक एक वोट की गिनती नहीं हो जाती है। हम बिल्कुल ये भी मानते हैं कि जनादेश का जो भी निर्णय होगा वो तो स्वीकार्य होगा ही हमें, लेकिन जब तक एक एक वोट की गिनती नहीं हो जाती है हम वो सिपाही नहीं है जो हार मान जाए। इसलिए हमें अभी भी इंतजार है और की तरफ से ट्वीट करके भी बार बार कहा जा रहा है। तेज प्रताप इस बीच आपको बता दें हसनपुर से जीत गए हैं और उन्होंने कहा है हमारी ही सरकार बनेगी। आरजेडी के हैंडल से बार बार ट्वीट किया जा रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से टच में हैं और तमाम सीटों पर हम आगे हैं जहां पर हमें जीत की उम्मीद थी और हमारी ही सरकार बनेगी। प्रभु जी, हमारी ही सरकार बनेगी आरजेडी का दावा है, और ये जो ओवैसी साहब के बाहर हैदराबाद में जश्न हो रहा है। मैंने बताया ना आपको, ओवैसी साहब को लगता है कि एक तो उन्होंने, आपने ठीक कहा कि महागठबंधन का जो चांसेस थे उन्होंने काफी खराब किए। हमारे एग्जिट पोल में लग रहा था कि सीमांचल में महागठबंधन को काफी सीटें मिलेंगी। असेसमेंट ये था कि MY++ होगा, उसकी वजह से वोट मिल जाएंगे। परंतु वहां अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है जो दिखाई दे रहा है अभी तक, तो उसे लगता है कि ओवैसी साहब मना इसलिए रहे हैं कि उनको लगता था कि वोट कटवा है, परंतु अब उनको लग रहा है कि मैं किंग मेकर भी हो सकता हूं। अगर हंग असेंबली हो गई तो हो सकता है दोनों पार्टियां मेरे तरफ आएंगी ताकि मेरी वैल्यू डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी। पहली बार होगा तो 0 पे आ चुके हैं। पहली बार होगा कि ओवैसी के पास कोई जाएगा कि मेरी सरकार का समर्थन कीजिए महाराज। एक किंग मेकर तो 0 पे आ चुके हैं, जो किंग मेकर बन के मैदान में उतरे थे। जाएंगे किधर, ये दिलचस्प होगा। उनको हमेशा बीजेपी की टीम भी कहा जाता था, और जो उनको बीजेपी की बी टीम कहते थे उधर जाएंगे, वरना बीजेपी तो दूर विरोधी है, पूरी उनकी पॉलिटिक्स रह जाएगी। हटाने के लिए शायद दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि उसमें ये है कि उनके जो दो लोग जीते हैं, तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं दोनों, और वो आरजेडी की लालू प्रसाद यादव के खास शिष्य थे तस्लीमुद्दीन। तो वो लालू जी के पर्सनल रिलेशनशिप भी उनके साथ हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि वो 126 जब आ गए हैं यहाँ पर, क्या उनकी भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं है कि वो भी इररिलेवेंट हो जाएंगे वहां जाकर के। आशुतोष जी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्या? ऐसी सरकार को जिसमें बीजेपी शामिल है, ये तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो प्रभु जी कह रहे हैं ना कि जब तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पार्टी से,
और तस्लीमुद्दीन लालू प्रसाद यादव के इतने करीबी, तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी का जाना तो वो आरजेडी की तरफ ही होगा, बीजेपी के तो विरोध की राजनीति करते आए हैं। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि उनके पास वो ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो उनके लिए आने वाले दिनों में हैदराबाद के अंदर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। इसलिए वो ऑप्शन उनके पास नहीं कि वो चूज करे किधर जाना है। सवाल दरअसल उनके फैक्टर बनने पर था, क्योंकि अभी तक उनको रूल आउट किया जा रहा था। फैक्टर की बात है, सीमांचल में तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वहां पे एनडीए अगर 12 सीटों पर आगे है और 7 सीट पर अगर आरजेडी आगे है, महागठबंधन आगे है, तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि उन्होंने वहां पे डैमेज किया। तो असदुद्दीन ओवैसी को खुद बैठ के सोचना चाहिए कि जिस पॉलिटिक्स को वो करते हैं वो पॉलिटिक्स क्या, मतलब ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आशुतोष जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई अगर एक आदमी ने राजनीतिक पार्टी बनाई है तो क्या जरूरी है वो दूसरी पार्टी की शर्तों पे चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल। क्या उसको अधिकार नहीं है, जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ूं और मैं लड़ूंगा तो मुझे गाली देके बदनाम किया जाएगा कि देखो काटने आ गए, क्योंकि इसकी वजह से आरजेडी को नुकसान हो। लेकिन वो इस आरोप से बच नहीं सकते, उनके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप दरअसल वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए गए थे या अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए गए, आरोप तो लगेगा। और इस आरोप को आप रोक नहीं सकते। पार्टी ही लगाएगी या एक्सपर्ट्स भी लगाएंगे? वो भी लगाएंगे, सब आदमी लगाएगा। मतलब वो आदमी अपने आप को हैदराबाद में सीमित रखे, कहीं और चुनाव ही ना लड़े। हैदराबाद से बाहर रह जाए। देखिए प्रदीप गुप्ता जी का मैं ये कहता हूँ, शिवसेना यदि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव लड़ती है वहां पर शिवसेना खड़ा करती है, तो आप क्या कहते हैं? बीएसपी एक सीट पर आगे चल रही थी, बीएसपी मायावती की पार्टी चल रही थी, वो भी तो ओवैसी की पार्टी चूंकि मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है, आप इसीलिए ही ऐसा प्रश्न क्यों अभी टाइम और मिलेगा, अभी बहुत लंबा बैठना है। वापस आते हैं, सवाल को लेके आएंगे। बड़ी कवरेज आपका फैसला, यानी कि बिहार का क्या है फैसला, उस पर लगातार आप देख रहे हैं। और आपको बताते चले कि इस समय एक बार फिर से एनडीए ने अपनी बढ़त ले ली है। 126 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, लेकिन 126 पर बढ़त लगातार कायम है, जबकि महागठबंधन यहां पर पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रात 8:20 तक 3,66,00,000 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ 50 लाख वोटों की गिनती ही बाकी है। बिहार चुनाव में कुल 4,16,00,000 वोट पड़े थे, जिनमें से सिर्फ 50 लाख ही अब बाकी हैं, जबकि 3,66,00,000 वोटों की गिनती का काम पूरा किया जा चुका है। और उसके लिहाज से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो आप देख पा रहे हैं। 243 में से 126 पर एनडीए की ये बढ़त कायम है। 122 सरकार बनाने के लिए चाहिए, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहां पर पिछड़ता हुआ 110 के साथ और अन्य के खाते में, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव और जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 1 सीट जीत चुकी है और 4 पर उसकी बढ़त कायम है। वहीं 1 पर बीएसपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और 1 पर निर्दलीय की बढ़त का। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा गदगद है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद की हवेली पर भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं दिवाली के ठीक पहले, वहां पर जश्न का माहौल। और तीसरी तरफ बड़े नेताओं ने फोन पर बातचीत की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और खबर यह भी है कि सुशील मोदी के साथ ही कुछ और बिहार बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने जाकर मुलाकात की है इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जिस तरह का अभी तक का यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें एनडीए भारी बढ़त के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई। सीधे रुक कर लेते हैं, सईद अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सईद, कुछ दिलचस्प जादुई आंकड़े के साथ अब हमारे सामने आएंगे और बताएंगे कि अब की बार किसका बिहार। सईद, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या इस बात की तस्दीक करता है, क्योंकि सिर्फ अब 50 लाख वोटों की गिनती बाकी है और 126 के साथ एनडीए लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ। सईद। बिल्कुल चित्रा, आप हमारे ऑफिस के बाहर हैं, बिहार विधानसभा के सेट पर, और हम अपने ऑफिस के 2nd फ्लोर पे हैं, जहां से नीचे आपके साथ आएंगे। लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो एनडीए ने पा लिया है अब। लेकिन सबसे पहले हमारे सर के ऊपर आप यह देख लीजिए, ये वो वोट प्रतिशत है। महागठबंधन 37% वोट के साथ यहां एनडीए की बराबरी टक्कर, यानी कि दोनों को 37% वोट मिले हैं, जबकि चिराग पासवान को, एलजेपी को 6% वोट मिले। अब यहां वोट प्रतिशत जो है वो मायना बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि सीटें मायने रखती हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार बीजेपी को अगर ज्यादा वोट प्रतिशत मिला, उसके बावजूद अगर सीटें कम रही, तो ये एक वोट प्रतिशत और सीटों में जो तब्दील होते हैं बाद में, वो अलग बात होती है। जादुई आंकड़ा 122 का एनडीए के पक्ष में है। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से ईवीएम के जरिए हमारे देश में वोटिंग शुरू हुई है, हम नीचे उतरना शुरू करते हैं। नीचे आकर आपको बताएंगे कि इस वक्त सीटों की स्थिति क्या है। ये एस्केलेटर बिल्कुल तैयार है और यहां से अगर एक कदम जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे वैसे ही नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे।
तो जब से ईवीएम हमारे देश में शुरू हुआ है तब से पहली बार इतिहास में यह हो रहा है कि इतने लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा है और अभी भी ये इंतजार चल रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 यानी कि 12.5 घंटे हो चुके हैं। अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, अभी सिर्फ रुझान है। कुछ नतीजे जरूर आ चुके हैं लेकिन वो नतीजे बहुत कम हैं। जब तक इस बार एक एक वोट गिन नहीं लिया जाता है, जब तक एक एक सीट का परिणाम नहीं आता है, तब तक दोनों दल संतुष्ट नहीं हो सकते। तब तक आप और हमें यहां बैठना पड़ेगा, तब तक हमें देश को यह खबर बतानी पड़ेगी कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अभी एनडीए रुझानों में बहुत आगे है। 122 का उसने बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है और ये सच्चाई है कि इस आंकड़े से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। देखिए यहां भी हम आपको दिखाएंगे 126 पे एनडीए यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार यहां जबरदस्त 122 से आगे बढ़ गए हैं। 110 पर तेजस्वी यादव। सुबह याद कीजिए जब 8 बजे गिनती शुरू हुई थी तो महागठबंधन एकदम से आगे था, लेकिन अगले 2 घंटे बाद जो एनडीए ने बढ़त बनाई है वो बढ़त अभी तक एनडीए की बरकरार है। ये क्या संकेत है? अगर ये बढ़त बरकरार है तो जो 50 लाख वोटों की गिनती अभी बाकी है, क्या 50 लाख वोट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो यहीं पर जाएंगे? अब ये आप भूल जाइए, ये असंभव सा लगता है कि यहां पर कोई किंग मेकर बनेगा बिहार में। चिराग पासवान कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। ओवैसी 5 पर आगे चल रहे हैं, 1 जीती है, 4 पर आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या वो महत्वपूर्ण हो पाएंगे? शायद नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि उन्होंने महागठबंधन को, आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचाया है। टक्कर बीजेपी और आरजेडी में थी। आरजेडी 1 सीट आगे है सिर्फ, बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन देखना यही होगा। लग तो यही रहा है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो क्लियर कट मेजोरिटी मिलेगी। फिलहाल के हिसाब से साफ साफ एनडीए के पक्ष में चित्रा। बिल्कुल सही कहा आपने, साफ साफ एनडीए के पक्ष में 126, 122 सही है और उससे अभी तक के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि 122 से ज्यादा 4 ज्यादा यहां पर आगे की ओर एनडीए, जबकि आरजेडी आप देख पा रहे हैं, आरजेडी यानी कि महागठबंधन 110 पर। जरा हम चलते हैं डीआईयू की तरफ, यानी कि हमारे वो कंप्यूटर बाबा जो सुबह से ही बेहद दिलचस्प अंदाज में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दे रहे हैं और यकीनन इनके जरिए जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो अपने आप में दिलचस्प होते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक फाइनल आंकड़े सामने नहीं आ जाते, क्योंकि 50 लाख अभी भी वोटों की गिनती का काम बाकी है, इसी वजह से हम नजर डालते हैं जीत के अंतर पर, जहां पर 1000 से कम का फासला अभी भी देखने को मिल रहा है। इस बिहार के मैप पर देखिए 26 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी जो पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच अंतर है वो 1000 से कम है और यहां पर स्थिति बदल सकती है, क्योंकि 50 लाख वोटों की गिनती का काम अभी चल रहा है, वो बाकी है, थोड़ा वक्त लगेगा। इसमें भी आप देखिए 11 एनडीए की हैं और आरजेडी प्लस की 14 हैं। एनडीए पर अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की 4, यानी कि टक्कर जहां पर देखी जा रही है महागठबंधन या दूसरे उम्मीदवार और एनडीए के बीच में, यहां पर बीजेपी की 4 सीटें हैं, 1000 से कम का मार्जिन, और इसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जो 100-200 के आसपास ही पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच अभी तक जूझती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में इसकी भी तस्वीर हो सकता है साफ हो जाए। 11 एनडीए में से बीजेपी की 4, जेडीयू की 6 और यहां पर हम की 1 दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी की 10 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी की 3 सीटें हैं, सीपीआई की 1 सीट है और यकीनन इन दोनों के लिए ही ये खतरे की घंटी है, यानी कि एनडीए के 11 सीटों में फेरबदल हो सकता है और आरजेडी प्लस के इन 14 सीटों में फेरबदल हो सकता है। और ये आंकड़े यानी कि ये 26 का 243 में से 26 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा अगर थोड़ी सी भी तब्दीली लाएगा तो अभी आप नीचे आज तक की स्क्रीन पर जो आंकड़े देख रहे हैं 126 पर एनडीए और 110 पर मनोज झा इस वक्त आरजेडी के नेता संबोधित कर रहे हैं प्रेस मीडिया। सीधे रुख करते हैं। मैं ऐसे 1 दर्जन कॉन्स्टिट्यूंसी, 1 दर्जन बहुत होता है, हम अभी 117 के आंकड़े पे हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 129, जो कि मेजॉरिटी 7 ज्यादा। नहीं, लोकतंत्र का गला दबाने की तैयारी जितनी करेंगे ना, लोकतंत्र लावा बन के फूटेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रशासन को निष्पक्ष दायरे से निकाल के पक्षकार बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा ना कि प्रशासन पे शासन द्वारा दबाव दिया जा रहा है। उस अधिकारी को भी लोग जानते हैं और वो तमाम नेताओं को जानते हैं जो जमावड़ा बनाए हुए हैं।
सरकार फिर भी बन रही है, 200% सरकार फिर भी बन रही है। मनोज झा को आप सुन रहे थे सरकार बनाने का दावा करते हुए, वो भी तब जब आज तक की स्क्रीन आप देख रहे हैं एनडीए 125 पर और आरजेडी प्लस 111 पर। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है प्रभु जी, जल्दी से? तो कहते रहे बार बार दबाव डाला जा रहा है। मैं देखा जो आप दिखा रहे थे कंप्यूटर बाबा हमारे दिखा रहे थे, 26 सीटें इंपॉर्टेंट है बड़ी, 26 में से 11 जो है एनडीए की और 14 महागठबंधन की। बिल्कुल, ये 26 सीटों में से अगर 10 सीटें इधर से उधर हो गई तो पलट जाता है। 50% चांसेस जो हैं 50 लाख लोगों में से, क्योंकि 10 सीटों का इधर से उधर हो जाना, 5 इनकी इधर हो जाए या 5 उनकी उधर हो जाए, ये 10 सीटों के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। हालांकि जो ट्रेंड सुबह से बने हुए हैं उसमें स्टेबिलिटी एनडीए की बनी हुई है, उसमें चांस लगता नहीं है कि वो नीचे आएंगे। परंतु मेरे को लगता है कि ये इलेक्शन में कुछ भी पॉसिबल है। जैसे ये 2020 मैच हो रहा है, लगता है हर बॉल के बाद। प्रदीप गुप्ता जी वाली लाइन आप बोल दे रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी से पूछा जाए सर? नहीं प्रभु जी, प्रदीप गुप्ता जी से आईपीएल मैच, ये आईपीएल मैच है, लास्ट ओवर जो है ना, स्लॉग ओवर में जाकर के फैसला होगा कि क्या होगा। ये 125 बनाम 111, अभी हमें भी पता है कि 50 लाख के आसपास वोट गिनने बाकी हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए अंजना जी, ये तो बिल्कुल सच है कि एक्सेस माई इंडिया जिस एग्जैक्ट पोल के लिए जाना जाता है, हम उसके इर्द गिर्द नहीं हैं अभी, और जरूर कहीं ना कहीं हमारी टीम से, मुझसे कहीं चूक हुई है, और कोशिश करेंगे कि आगे इस चूक से कुछ सीख मिले और कुछ लर्न करें। इसमें कहीं कोई शक नहीं, कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन एक्सेस माई इंडिया इस तरह के लिए नहीं जाना जाता है। चूक कहां पर होगी प्रदीप जी? लेकिन एक चीज के लिए तारीफ करनी होगी, इस समय जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, उस ट्रेंड से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि प्रभु जी ने कहा कि अभी बहुत खेल होने की संभावना है। हम मेजोरिटी 12 बजे एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल तो गलत है, एग्जिट पोल से आगे पार्टी का गलत सवाल, एग्जिट पोल से आगे एग्जैक्ट स्थिति को लेकर क्या लगता है आपको? 12 बजे से हम जो स्थिति देख रहे हैं, मतलब खींच तान कर आगे पीछे करके थोड़ा बहुत तनाव देके वापस वहीं आ जाता है घूम फिर के आंकड़ा। क्या आपको लगता है कि अगले 1-2 घंटे में जब तक फाइनल होगा इसी पर सेटल हो जाएगा या पलट सकता? नहीं, देखिए तीनों संभावनाएं पॉसिबल है। जैसे प्रभु जी ने बताया, तीनों संभावनाएं, एनडीए की सरकार तो बनती दिख रही है, उसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि अंतर जो है अभी जो दिख रहा है 14 सीटों का है। तो 14 सीटों का स्विंग 19 सीटों पे, जो कि 1000 से कम का मामला है, मुझे नहीं लगता कि ये संभव होना चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग विषय है। तो हंग भी हो सकती है, एनडीए बहुमत भी बना सकती है, और तीसरा जो चांस है वो महागठबंधन। सारा सेफ बोल गए आप तो। आप उनको बोलने दीजिए, आप लोग, लेकिन बुलिंग नहीं चलेगी। लेकिन 3 फेज में चुनाव हुए थे और हमारे पास आंकड़े हैं रुझानों के मुताबिक। प्रदीप गुप्ता जी, क्या जो 3rd फेज था, जिसमें अभी तक के रुझान के मुताबिक महागठबंधन को 20 और यहाँ पर एनडीए को लास्ट फेज जबरदस्त परफॉर्मेंस एनडीए की रही और 53 सीट उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, यही 3rd फेज ने बाजी पलट दी उनके लिए। बिल्कुल, जो 3rd फेज में सीमांचल की ज्यादा सीटें थी, और वहां पर ही हमारे सर्वे में भी आ रहा था 3 से 5 सीटें जो है ओवैसी के गठबंधन जीडीएसएफ को मिलने की उम्मीद थी, जो मिल रही है। लेकिन उससे बड़ी बात हुई है, जो मुझे लगता है हमसे चूक हुई है, कि ये महागठबंधन को कितना डैमेज पहुंचाएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो तस्वीर होगी डैमेज इस कदर होगा कि उलट हो जाएगी। लेकिन 14 सीटों पर ही तो एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा था। इस विचार से चुनाव लड़ रहा था कि ओवैसी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुसलमान जो हैं ओवैसी को वोट नहीं देंगे, हमें ही दे देंगे, क्योंकि हम एमवाई समीकरण वाली पार्टी है बिहार में। नहीं, क्या होता है कि सवाल ओवैसी या उसका नहीं है, जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी की पार्टी से भी, वो पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वहाँ के, वो आरजेडी के ही पुराने उम्मीदवार हैं, वो भी मुसलमान हैं। मतलब हैदराबाद वाले ओवैसी जी ने आपको बिहार में चकमा दे दिया। एक और चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कुल वोटिंग अगर 3rd फेज की हम बात करें तो यहाँ पर 59% हुई थी, पुरुषों की 54% थी, महिलाओं की 65%, यानी कि 10 से 11% का एक बहुत बड़ा फर्क पुरुष और महिलाओं के बीच में था। तो यहाँ पर भी क्या आपसे गलती हो गई? महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर दी, जैसा कि माना जा रहा था, उज्ज्वला योजना और दूसरे जो तमाम फायदे मोदी सरकार की ओर से पहुंचाए गए हैं लोगों को। इसमें एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, मैं जो आपका फिगर दे दीजिए। ये तीसरे जो राउंड में इतनी सारी सीट मिल रही हैं और महिलाओं की वोट बहुत ज्यादा पड़ी है, तो आपको लगता है बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं या आरजेडी की बीजेपी बढ़ी है इसके अंदर? नहीं, बीजेपी की बढ़ी है, तो इसका मतलब जो सेंट्रल स्कीम है मोदी जी की सारी वहाँ काम कर रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था, और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है महागठबंधन और एनडीए के बीच में, दोनों के बीच में 1% का फर्क था।
42 और 43। लेकिन बड़ी बात उसमें ये हुई है कि जो मतदान करने महिलाएं बड़ी संख्या में आई है, इतनी बड़ी संख्या की ओवरऑल की टैली करें तो 5% ज्यादा महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले मतदान किया है। अब जो मतदान का प्रतिशत है महिलाओं और पुरुष का, वो तो कल यानी यस्टरडे रिलीज किया ईसीआई ने, वो हमारे एग्जिट पोल के समय नहीं होता है। लेकिन मैं कोई अगर मगर में नहीं जाना चाहता, चूक है तो चूक है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो आपने बता दी। एक तो केंद्र की जो योजनाएं थी, जिसमें उज्ज्वला योजना हो, जिसमें मुफ्त राशन वाला मुद्दा था, ऐसी तमाम बातें हैं, और शायद शराबबंदी भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ। ठीक है, बोलिए बोलिए। ये 3 बातें हमने अपने उसमें लिखी है कि प्रो इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति थी। देखिए, जो नीतीश सरकार के फेवर में महिलाओं को था, वो पिछले 10 साल पुरानी सरकार में उन्होंने साइकिल दी थी बच्चियों को, बहुत अच्छा काम किया था शिक्षा के क्षेत्र में। उससे बड़ी जो चीज थी वो मोदी सरकार का उज्ज्वला योजना, ठीक है, टॉयलेट योजना यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और सबसे बड़ी जो चीज थी गरीब कल्याण योजना, कोरोना के समय में जो 5 किलो पर व्यक्ति अनाज दिया गया, ये बहुत बड़ी चीज थी। संजय मयूख जी ये वही कह रहे हैं जो आज योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है वाला मामला बता रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी। तो मुमकिन है, जरूर है अंजना जी, लेकिन बिहार में एक कहावत है, आप बिहार की रहने वाली हैं, सुनी होंगी कि हारम तो हुरम और जीतम तो थुरम। हारम तो हुरम और जीतम तो थुरम। जिस तरह की चेतावनी मनोज झा जी दे रहे हैं, जिस तरह की चेतावनी मनोज झा जी बिहार की जनता को दे रहे हैं, क्या समझ के दे रहे हैं? और लोकतंत्र में और अब के चुनाव में अंजना जी यह स्पष्ट है कि कोई बेईमानी नहीं की जा सकती। तो इस तरह बिहार की जनता को धमकी देना कहीं से न्यायोचित नहीं है। और जहां तक 8 बजे का उन्होंने समय दिया था, पूरे देश को समय दिया था कि 8 बजे परिणाम आएगा। 8 बज चुका है, अब तो 9 बजने वाले हैं। अभी तो आपकी बाजी आगे 125 पर आप हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त सीधा आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, स्वागत है आपका आज तक पर। शुभ दिन आज का मध्य प्रदेश में आपके लिए साबित हुआ है, और कुल मिलाकर जो आपके बीजेपी में शामिल होने के बाद परिस्थिति बनी थी, उसमें एक बड़ी सफलता। हेलो जी ज्योतिरादित्य जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है अंजना जी। बड़ी सफलता आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में। हालांकि बिहार से भी अभी तक जो खबर आ रही है 125 पर आप आगे हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी थी आपके कांग्रेस से हटकर बीजेपी में जाने में, उसमें आज के उपचुनाव के नतीजों के बाद सफलता। देखिए, इस सफलता के लिए अंजना जी मैं प्राथमिक तौर पे मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष नतमस्तक हूं, और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने जी जान मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल के झंडे का परचम लहराने की कोशिश की है, उनके सशक्त प्रयास के लिए मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और ये तभी संभव हो पाया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व केंद्र में जेपी नड्डा जी के साथ और अमित शाह जी के साथ, और स्थानीय स्तर पर प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार, उनकी नीतियां, उनकी योजनाएं, साथ में हमारे संगठन के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन मंत्री सुहास भगत जी, और सारे हमारे जो नेताओं ने जी जान लगाया है जैसे कि स्वतः का चुनाव हो, एकजुटता के साथ हम लोग लड़े हैं। उसी के आधार पर यह संभव हो पाया है। आपने सबका जी पहले तो मध्य प्रदेश की जनता को तहे दिल से धन्यवाद, और श्रेय बीजेपी के आम कार्यकर्ता को और हमारे नेताओं को। सिंधिया जी, आपने इतना पसीना बहाया, थोड़ा क्रेडिट खुद भी तो रख लेते। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, जहां कार्यकर्ता का दायित्व होता है पसीना बहाना, और कार्यकर्ता का दायित्व होता है जमीन पर रहकर उस माटी को माथे पे लगाकर सेवा भाव के आधार पर कार्य करना। और मैंने सदैव एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। 20 साल जब मैं कांग्रेस में भी था तब मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। आज भी भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूं, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक ऐसे दल का कार्यकर्ता हूं जहां संगठन पूरी तरह से एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के साथ कार्य करता है, और वो लक्ष्य है सत्ता हासिल नहीं करना, लेकिन वो लक्ष्य है जनता का सेवा करना और जनता की विकास और प्रगति करना। अपनी पुरानी पार्टी के इस हाल पर क्या कहेंगे? देखिए अंजना जी, मैं अपना जीवन अतीत में व्यतीत नहीं करता, मैं अपना जीवन वर्तमान और भविष्य में व्यतीत करता हूं। कांग्रेस पार्टी अब मेरी अतीत है,
उस पर टीका टिप्पणी करना, उनको कुछ अपने तरह से सलाह देना, ये मैं अपनी हैसियत नहीं समझता। उनको अपना घर देखना होगा, मुझे अपना घर देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस एकजुटता के साथ जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उसी के आधार पर जनादेश मिला है। और इस जनादेश के आधार पर जनता की सेवा करना, उनकी आशा अभिलाषाओं पर खड़ा उतरना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित करने से लेकिन कभी परहेज नहीं किया, महाराज कहकर हर तरीके से कांग्रेस ने तो आक्रमण किया। जिंदगी में उनको अपना कर्म करना है, मुझे अपना कर्म करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समय में कहा था कि जिंदगी में जो भी मिले वो भी सही और ये भी सही, और वही मैं मानता हूं। वे अपना कर्म करें, अगर उनका कर्म है हमको गाली देना, उनका कर्म है हमें नाम बुलाना, तो वो अपना काम करें। और जनता ने स्पष्ट कह दिया है कि जनता क्या चाहती है, और जनता का जनादेश के आधार पे ही हम लोग अपना जीवन ज्ञापन करते हैं और जनता को नतमस्तक होकर हम अपनी सेवा भाव के आधार पर कार्य करते हैं। सिंधिया जी, आज तक ने जो एग्जिट पोल किया था मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, उसमें हमने बीजेपी को 18 सीटें बताई थी और इस वक्त पार्टी 19 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ और प्रदीप गुप्ता हमारे साथ हैं यहाँ, जिन्होंने पोल किया था। वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। नमस्कार प्रदीप जी। सिंधिया जी, बधाई हो। आप इस जीत का श्रेय, जैसे आपने बताया, इतने सारे नेताओं का, केंद्र के और राज्य के और कार्यकर्ताओं का और मध्य प्रदेश की जनता का, आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे इस जीत का? सबसे बड़ा श्रेय मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को देता हूं, और उसी के साथ मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देता हूं। और अंत में हम लोग जनसेवकों के नाते जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हम लोग वो सेवा संपन्न कर पाते हैं। और जब इन दोनों का संगम हो और इन दोनों का मिलाप हो, तो फिर हमें उस सेवा करने का मौका दिया जाता है जनता के द्वारा। राज्यसभा सांसद तो आप बन गए ज्योतिरादित्य जी, लेकिन इसके आगे क्या? क्योंकि आपने तो बाजी पलटी थी ना बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसके आगे क्या मिलेगा? देखिए अंजना जी, आप मुझे शायद इतने लंबे समय से नहीं जानती, लेकिन मेरे जिंदगी में सदैव एक ही लक्ष्य रहा है, और वो लक्ष्य रहा है जनसेवा। और राजनीति मेरे लिए केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। मैंने कभी जिंदगी में, ना मैं कुर्सी की दौड़ में, ना नाम प्लेट की दौड़ में मैं कभी रहा हूं। और 2018 में भी आपने ये शायद देख लिया होगा, जब कांग्रेस ने चुनाव जीता था और पीसीसी का अध्यक्ष का समय आया था नमोनित करने के लिए कांग्रेस के अंदर। तो मेरी सेवा की सोच और विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं उस आम कार्यकर्ता के आधार पर उस दायित्व का निर्वाह करते हुए उसी सेवा भाव के आधार पर मैं कार्य करूंगा। लेकिन सिंधिया जी, आखिरी समय कांग्रेस में जो आपका रहा, उसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ परिस्थिति को लेकर जिस तरह की बातें हुई, क्या शिवराज जी के साथ वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब सरकार हमारी बनी थी, मैंने अपना पूर्ण ताकत, और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना पूर्ण ताकत झोंका था, और जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला था। और जो जनादेश मिला था वो वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का जनादेश नहीं था। वो विकास और प्रगति की वचन पत्र को फाड़ के इतिहास के कचरे के डब्बे में डालने के लिए जनादेश नहीं मिला था। और जब इन विषयों को मैंने उठाया था, तो मुझे स्पष्ट रूप से कहा गया कि सलाह दी गई एक्चुअली कमलनाथ जी के द्वारा कि सड़क पे उतर जाओ। तो मैं सड़क पे उतर गया। दो ऑप्शंस होते हैं व्यक्ति के सामने, या तो आप मूक दर्शक के रूप में खड़े रहो और ये सब देखते रहो, और या तो आप अगर जनता के हित में कार्य करोगे तो अगर सड़क पर उतरना पड़े तो उतरो आप। और आज जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कौन, जो शब्द इस्तेमाल इन्होंने किया है कि कौन गद्दार हैं, और मध्य प्रदेश में अगर कोई गद्दार है तो केवल दो हैं, और उन दोनों का नाम है मिस्टर कमलनाथ और मिस्टर दिग्विजय सिंह। ये जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि अगर एक भी सीट बीजेपी जीतती है तो वे बनवास लेंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो बीजेपी 20 सीट जीती हैं, बनवास कृपा करके न लें। जितने दिन वे राजनीति में रहेंगे
उतनी ज्यादा तरक्की बीजेपी करेगी। यहाँ पर तो सीधे आप निशाना साधते हुए इन दोनों ही नेताओं पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल, चूंकि बीजेपी आपकी सरकार पूरी तरह से सेफ हो गई है मध्य प्रदेश में, ऐसे में वो 3 कौन से बड़े काम आप करवाना चाहते हैं जिसके जरिए मध्य प्रदेश आगे बढ़े? क्योंकि आपकी भी एक अपनी सोच है जिसको लेकर कमलनाथ के साथ आपकी नहीं बन पाई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुझे वो दिन भी याद है जब बीजेपी में शामिल होने के बाद आप मध्य प्रदेश पहुंचे, उनके घर पर रात में डिनर किया, साधना जी की ओर से खुद वहां पर खाना सर्व किया गया था। तो ये जो पर्सनल रिलेशनशिप आप दोनों का है उसके जरिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, वो तस्वीर तो दिख गई, लेकिन एमपी को आगे ले जाने के लिए क्या है सोच आपकी, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी सोच स्पष्ट है। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं, उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि पूर्व में अंजना जी हम लोगों के माध्यम अलग थे, पर हम लोगों का लक्ष्य एक ही था। उनका लक्ष्य भी विकास और प्रगति है, जनता की सेवा है, मेरा भी लक्ष्य वही है। अब हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि गरीबों का उत्थान हो, मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण हो, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए और उसी के आधार पर तेजी के रफ्तार से जो मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल में स्थापित है, एक वास्तविक तौर से एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरे। और इसी सोच विचारधारा के साथ हमने पिछले 6 महीनों में भी कार्य किया है। चाहे आप देखें कृषि के क्षेत्र में, जहां रिकॉर्ड खरीदगी गेहूं की हुई है, असली तौर पर हम लोग ने पंजाब को भी पराजित किया है। 1.3 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदगी की गई है, जो पूरे देश में 1 नंबर पर है। 37 लाख लोगों को राशन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ा है। कई नई योजनाएं हम लोग ने शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 4000 रुपए हमने जोड़ा है, ताकि एक एक किसान को 10,000 रुपए मिले। तो अनेक योजनाओं को हमने शुरुआत की है और विकास और प्रगति की ये गाथा शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आगे भी चलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बधाई आज के इन नतीजों पर। धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।